हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल। देखो, ये वीडियो वैसे थोड़े दिन पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको जैसा कि बताया था कि मेरे पीसी में कुछ दिक्कतें आ रही है। उस वजह से वीडियो इतना लेट हो गया और अभी भी सही नहीं हुआ है। वो किन की वजह से? उन सर्विस सेंटर वालों की वजह से। फिर भी मैं मोबाइल में वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो जिनका एग्ज़ाम है उनकी हेल्प हो सके। उनका तो पता नहीं वो कब करेंगे, हर दिन मंडे मंडे करते रहते हैं। लेकिन चलो अपन इसके ऊपर कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत एडजस्ट करने की कोशिश करना दोस्तों। और जो मैंने ये इसके अंदर आपको इंग्लिश में क्वेश्चन दिखेंगे तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा इसका, जो हिंदी हिंदी में ट्रांसलेशन करके इसके वीडियो इसका पीडीएफ है, जो अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे ज्वाइन कर लें। और हाँ, साथ साथ में ज़रूर बताऊंगा हिंदी में इनका जो ट्रांसलेशन है उसे ज़रूर यूज़ करेंगे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वैसे, आपको सिर्फ समझना है और जो इम्पोर्टेंट लगे उसे नोट डाउन करना है अपनी कॉपी के अंदर। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में पूछा है द पिच ऑफ द वॉइस ऑफ अ वुमन इज़ इन जनरल। मतलब इसके अंदर ये पूछा गया है कि सामान्यतः महिलाओं की आवाज़ की जो पिच होती है, आवाज़ की पिच मतलब तीखापन, वो क्या होती है? आदमियों से ज़्यादा होती है, कम होती है, या फिर मेन से थोड़ी कम होती है, पुरुष से थोड़ी अधिक होती है? क्या है, आपको ये बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं हाइयर देन ऑफ मैन, आदमियों से ज़्यादा होती है। पुरुषों से थोड़ी कम होती है, मतलब मैन से थोड़ी सी कम होती है, मार्जिनली थोड़ी कम होती है। मच लोअर देन, बहुत कम होती है, मतलब थर्ड ऑप्शन है कि पुरुषों से बहुत कम होती है। एंड फोर्थ ऑप्शन है कि सेम पुरुषों के समान होती है। तो ये तो बिल्कुल नहीं है कि पुरुषों के समान होती है, और थोड़ी कम और थोड़ी ज़्यादा का कोई सवाल नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हायर देन ऑफ मैन, मतलब पुरुषों से ज़्यादा होती है। सेकंड क्वेश्चन है इन एन इलेक्ट्रिक वॉच द कंपोनेंट करस्पॉन्डिंग टू पेंडुलम क्लॉक इज। तो इसके अंदर ये पूछा है, अगर आपको हिंदी में समझाऊं तो, वैसे इंग्लिश वाले तो समझ जाएंगे, लेकिन आपको अगर हिंदी में समझाऊं तो इसके अंदर ये बोला गया है कि एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में जो घटक पेंडुलम घड़ी की जगह जो समकक्ष होता है, मतलब पेंडुलम घड़ी में तो ऐसे आपने देखा होगा पेंडुलम होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में क्या होता है, जो उसे मतलब टाइम दिखाने के लिए जो टाइम है बराबर चलता है, वो किस वजह से चलता है? अब डिजिटल जो एनालॉग वॉच होती है उसके अंदर तो पेंडुलम काम करता है, लेकिन डिजिटल वॉच के अंदर क्या काम करता है? तो ट्रांजिस्टर, डायोड, क्रिस्टल ओसिलेटर, बैलेंस व्हील। तो वो होता है क्रिस्टल ओसिलेटर। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको अगर कुछ फैक्ट बताऊं तो, अगर स्पीड ऑफ साउंड देखें अपन, स्पीड ऑफ साउंड, तो सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, एंड देन होती है गैस में। ठीक है। अगर एक और चीज़ देखें, एक और अगर फैक्ट देखें, तो कई बार पूछ लिया जाता है कि जो ह्यूमन की सुनने की क्षमता, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, उसके बाद वो सुन नहीं पाता। ठीक है। तो अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 20 हर्ट्ज से लेके और 20,000 हर्ट्ज तक, इसके ऊपर हो गई तो सुनने में दिक्कत होती है या फिर सुन नहीं पाता। ठीक है। अगर इससे नीचे चली गई तो भी नहीं सुन पाता। ये कुछ फैक्ट्स याद रखेंगे आप। फिर थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। द डेंसिटी ऑफ यूरेनियम इज ऑर्डर ऑफ। वैसे कोई इसके अंदर क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूरेनियम का घनत्व लगभग कितना होता है। वैसे ये कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, ज़्यादा गौर मत करना इसके ऊपर, इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा है एट हिल्स वाटर बॉयल एट टेम्परेचर ऑफ। मतलब पूछा गया है कि पहाड़ों पर अगर पानी का क्वथनांक कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। ठीक है। तो पहले आपको थोड़े से जो फैक्ट्स है वो बता दूं मैं इसके रिलेटेड। देखो, होता क्या है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, हिंदी में क्वथनांक बोल देते हैं। क्वथनांक, देखो स्पेलिंग पे मत जाना, क्वथनांक बोल देते हैं। ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, वो डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, वायुमंडलीय दाब के ऊपर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, वायुमंडलीय दाब पे डिपेंड करता है। ठीक है। कई बार पूछ भी लिया जाता है कि किस पे डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो, होता क्या है कि अगर हम सी लेवल की बात करें, सी लेवल की बात करें
तो जो पानी है वो बॉयल हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। और आपको अगर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आपको ध्यान रखना है जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा। तो जो वाटर है 100 डिग्री से कम में ही बॉयल हो जाएगा, समझ रहे हो आप। ऊंचाई बढ़ने पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा और जो वाटर है वो 100 डिग्री से कम में ही बॉयल हो जाएगा। ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बिलो 100 डिग्री पे अगर हम देख रहे हो, अपन अगर पहाड़ी पे जा रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं और यहाँ पे जाके बॉईल करेंगे तो ये 100 डिग्री से पहले ही बॉईल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे कम हो गया। फिर नीचे आएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। अब जिनको नहीं पता एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है तो उनको बता दूँ कि आप सीधा सिंपल अगर समझें तो हवा का जो दबाव है, जो हर चीज़ पर चारों तरफ से लगता है, उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपन बोल देते हैं। कोई भी चीज़ ले लो आप, एक गिलास पड़ा है तो उसके ऊपर लगने वाला हवा की तरफ से जो दबाव है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल देते हैं। तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बिलो 100 डिग्री पे वाटर बॉयल हो जाएगा। और किस वजह से? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर बहुत कम होता है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 5 है बॉयल्स लॉ इज़ एप्लीकेबल एट। इसमें पूछा गया है बॉयल का नियम है वो किस पर लागू होगा। तो देखो पहले आपको बता दूं कि बॉयल का नियम क्या होता है, बॉयल्स लॉ क्या होता है। तो बॉयल्स का लॉ क्या बोलता है कि अगर हम टेम्परेचर स्थिर रखें, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, किसी गैस का जो प्रेशर है, किसी गैस का प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसकी वॉल्यूम के। देखो इस बात को समझो पहले, किसी गैस का टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रखे, ना बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए, तो उसका जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसकी वॉल्यूम के। या कुछ भी बोलो, वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर बोल सकते हो आप। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, मतलब इसके रिलेशन का मतलब ये होता है, इस रिलेशन का मतलब आपको अगर समझाऊँ तो ये है कि अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, अगर वॉल्यूम घटाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा गैस के ऊपर। कब? जब टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो मतलब किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है और किस चीज़ पे एप्लीकेबल हो रहा है? टेम्परेचर के ऊपर पूरा पूरा, ठीक है। टेम्परेचर के ऊपर ही ये लागू हो रहा है एक तरह से, मतलब इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस रिलेशन को भी याद रखेंगे, वी इधर गया और इक्वल का निशान लगाएंगे तो कांस्टेंट यहाँ पे आ जाएगा। इस रिलेशन को, बॉयल्स लॉ के को याद रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो अगर किसी को कुछ समझ ना आए तो अपना जो डिस्कशन ग्रुप है, एयरफोर्स ग्रुप सी का जो डिस्कशन ग्रुप है वहाँ पे जाके क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर कमेंट बॉक्स में भी डाउट है वो क्लियर कर सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। इसके अंदर पूछा है कि आर्मेचर ऑफ डायनामो इज मेड विद। डायनामो का जो आर्मेचर होता है वो निम्न में से कौन सी मटेरियल से बना हुआ होता है? कॉपर, आयरन, फेरी मैग्नेटिक, पार्सलिन मटेरियल से। तो पहले आपको बता दूं कि जो डायनमो होता है, डायनमो क्या करता है? डायनमो देखो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फर्स्ट बात तो ये हो गई, ये ध्यान में रखेंगे कि मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट करता है डायनमो, ठीक है। मतलब यांत्रिकी ऊर्जा को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल को, जो भी यार, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अब इसके अंदर ये पूछा है कि आर्मेचर का जो मटेरियल होता है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है। तो आर्मेचर आपको बता दूं, पहले आपको डायनमो बना के दिखा देता हूँ नॉर्मली, सिंपल सा। ये नॉर्थ मैग्नेट हो गई, साउथ पोल मैग्नेट हो गई, और यहाँ पे ये आपका आर्मेचर हो गया, ठीक है, जो घूमता है। कोई भी चीज़ आप मूवमेंट करोगे तो ये घूमेगा। ये यहाँ पे ब्रश वगैरह, कम्यूटेटर वगैरह हो गए, यहाँ पे स्विच हो गया, ये बैटरी लगी हुई हो गई जिसमें आपका करंट है वो स्टोर हो जाएगा। जो भी आपने करंट बनाया है मैकेनिकल एनर्जी से वो यहाँ पे आके बैटरी में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं आर्मेचर। देख रहे हैं आप, इसे आर्मेचर बोलते हैं। तो देखो डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, डिटेल में बताएंगे तो वीडियो बहुत वैसे ही लंबा हो रहा है लेकिन और लंबा हो जाएगा।
तो ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, सिर्फ ये देख लेते हैं, एक आइडिया हो जाए आपको। तो आर्मेचर किस चीज़ का बना हुआ होता है, ये घूमने वाला। तो देखो इधर मैग्नेट लगी हुई है, इधर भी मैग्नेट लगी हुई है, तो जाहिर सी बात है ये लोहे का बना हुआ होगा, तो बढ़िया करंट डेवलप करेगा। तो इसका जो आंसर है, आंसर की बात करें तो इसका होता है आंसर आयरन मटेरियल अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आ गया, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ मेड अप ऑफ। इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस चीज़ से बना होता है। सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता है टंगस्टन से बना हुआ होता है। देखो न्यूक्लियर फिजन इज़ कॉज्ड बाय इम्पैक्ट ऑफ, इसके अंदर न्यूक्लियर फिजन के बारे में पूछा है कि न्यूक्लियर फिजन किसकी वजह से होता है, मतलब किसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। अगर हिंदी में बताऊँ तो नाभिकीय विखंडन बोलते हैं, वो किसके प्रभाव से होता है। ठीक है, तो नाभिकीय विखंडन आपको पता है कि न्यूट्रॉन के प्रभाव से होता है, ये इसका राइट ऑप्शन है। तो पहले आपको समझा दूँ ये नाभिकीय विखंडन वगैरह होता क्या है। देखो दो होता है, एक फिजन होता है, एक फ्यूज़न होता है। विखंडन में क्या होगा, विखंडन में कोई एटम टूटेगा, बिग एटम टूटेगा, जैसे यूरेनियम 235 है, वो टूट के अलग, मतलब इसके एटम टूट जाएंगे और छोटे छोटे एटम में बिखरेगा, तो एनर्जी रिलीज होगी, इससे एनर्जी रिलीज होगी, किसमें, टूटने पे, स्प्लिट होने पे एनर्जी रिलीज होगी। और फ्यूज़न की बात करें, फ्यूज़न के अंदर क्या होगा, ज्वाइनिंग होगी, जैसे आपकी एयरफोर्स में ज्वाइनिंग होगी वैसे ही इसकी ज्वाइनिंग होती है, किसकी, एटम्स की, स्मॉल एटम्स की ज्वाइनिंग होती है, लाइक हाइड्रोजन छोटा एटम है, तो ये हाइड्रोजन मिलेंगे, तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा, मतलब इससे भी ज़्यादा एनर्जी, इससे भी मोर एनर्जी रिलीज़ करेंगे। अब ये हाइड्रोजन, ये फ्यूज़न वाला एग्जांपल अपने को कहाँ देखने को मिलता है, तो देखो कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि फ्यूज़न कहाँ पे देखने को मिलता है। तो फ्यूज़न अपने को देखने को मिलता है सन में। जो सन की एनर्जी आपको पता है कितनी भयंकर एनर्जी है, वो कितनी खतरनाक आग उगलता है वैसे, तो वो इसी वजह से, ठीक है, फ्यूज़न होता है, उसके अंदर फ्यूज़न रिएक्शन होता है हाइड्रोजन और हीलियम का। ठीक है, तो ज़्यादा, और हाइड्रोजन बॉम्ब्स में भी यूज़ होता है। ज़्यादा एडवांस में तो अपन जाएंगे नहीं, क्योंकि अपने को साइंटिस्ट नहीं बनना, अपने को सिर्फ पेपर निकालना है। और इसका अगर देखें तो फ्यूज़न कहाँ कहाँ पे होता है, आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एंड एटमिक बॉम्ब, जो एटम बॉम्ब होते हैं, एटम बॉम्ब्स में देखने को आपको मिल जाएगा क्या, फ्यूज़न, विखंडन। अब देखो फ्यूज़न मेरे को नहीं पता कि फ्यूज़न को क्या बोलते हैं हिंदी में, तो आपको समझ में आ गया होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नॉर्मल आपको एक आइडिया हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, 9th क्वेश्चन। द मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर प्योर हिंदी में आपको बताऊं तो मिश्रित ऑक्साइड ईंधन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ठीक है, मिश्रित ऑक्साइड, मिक्स ऑक्साइड फ्यूल क्या होता है, तो ये एक टाइप का न्यूक्लियर फ्यूल होता है, न्यूक्लियर फ्यूल होता है। ठीक है, बहुत तगड़ा फ्यूल होता है। देखो अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर प्लूटोनियम, स्ट्रोंटियम ऐसे जो मटेरियल है वो मिले हुए होते हैं, तो इसे न्यूक्लियर फ्यूल बोल देते हैं, मिक्स ऑक्साइड फ्यूल का। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, 10th क्वेश्चन। इसके अंदर पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी इन डेसिबल यूनिट बियॉन्ड विच अ पर्सन कैन नॉट हियर। तो इसमें पूछा ये गया है कि कितने डेसिबल की जो ध्वनि है, कितने डेसिबल का जो साउंड है, उसके बाद, मतलब उसकी अगर इंटेंसिटी उससे ज़्यादा बढ़ जाए तो उसके बाद मनुष्य सुन नहीं सकता। ठीक है, तो सिंपल आंसर है इसका 85 डेसिबल के बाद इंसान को सुनने में दिक्कत होती है। अगर सुन भी लेगा ना तो उसके कानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा 85 से ऊपर। 85 डेसिबल याद रखेंगे। पहले मैंने आपको बताया था, जो फ्रीक्वेंसी बताई थी नॉर्मल सुनने की, वो 20 से 20,000 हर्ट्ज़, इसे भी याद रखेंगे, 85 एंड 20 to 20,000 हर्ट्ज़। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। अगर चालक, सबसे बढ़िया चालक की बात करें तो देखो इसके अंदर ऑप्शंस दे रखे हैं, फिल्टर्ड हॉट वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, फिल्टर्ड वाटर एट रूम टेम्परेचर एंड सॉल्ट वाटर। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप अकॉर्डिंगली बता सकते हैं। फ़िल्टर किया हुआ गर्म पानी,
अशुद्ध जल, इसे अशुद्ध जल बोलते हैं डिस्टिल वाटर को। और कमरे के तापमान पर फिल्टर किया हुआ वाटर, ये थर्ड ऑप्शन है। एंड ये नमक का पानी। तो कौन सा बेस्ट कंडक्टर होगा आपके हिसाब से? देखो मैं आपको बता दूं कि जिन क्वेश्चंस को मुझे समझाने की ज़रूरत है, जैसे फिजिक्स के क्वेश्चंस थे वो तो उन्हें समझाने की ज़रूरत थी तो मैंने समझा दिया। बाकी जो नहीं समझाने लायक है और नॉर्मल क्वेश्चंस है तो उन्हें हम सीधा देखते हुए चलेंगे, ठीक है, सीधा उड़ाते हुए चलेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सॉल्ट वाटर, क्योंकि सॉल्ट आपको पता है जैसे NaCl लिया तो ये वाटर में गिरते ही टूट जाता है, Na+Cl नेगेटिव। तो एक तरह से चार्जेस आ गए इसके ऊपर, तो ये वाटर है ना, ये अच्छा वाला वाटर हो जाएगा ये इन पॉइंट ऑफ व्यू इलेक्ट्रिसिटी की। अगर विद्युत की बात करें, हम करंट सप्लाई की बात करें तो अच्छा पानी हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमल यूजेज इट्स हम्प फॉर। जो ऊँट अपना कुबड़ है वो किस चीज़ के लिए यूज़ करता है? वाटर स्टोर करने के लिए, फैट स्टोर करने के लिए, और बॉडी को बैलेंस करने के लिए। डेजर्ट में जिस हिसाब से गर्मी वगैरह पड़ती है उसको बैलेंस करने के लिए यूज़ करता है, या फिर टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, टेम्परेचर ऊपर नीचे करने के लिए। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा। अब कई लोग बोलेंगे कि वाटर को स्टोर करता है, जी नहीं, ये नहीं होगा। और फैट स्टोर करता है, ऐसा थोड़ी यार, फैट थोड़ी स्टोर करेगा कुबड़ में। टेम्परेचर रेगुलेशन कोई एसी थोड़ी लेके चल रहा है जो टेम्परेचर रेगुलेट करेगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बैलेंसिंग द बॉडी ड्यूरिंग वॉकिंग इन डेजर्ट। इट मीन्स रेगिस्तान में चलने के दौरान संतुलन बनाने के लिए, भाई पानी वानी का सबका संतुलन बन जाए। क्वेश्चन नंबर 13 है, द थ्योरी ऑफ जंपिंग जीन्स वाज propounded बाय। जंपिंग जीन्स को बोलते हैं कूदते जीन्स। जंपिंग जीन्स का सिद्धांत किसने दिया था अगर आपसे पूछ ले तो इसका आंसर होगा बारबरा मैकक्लिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैन मेड कैरल, मतलब आदमी का बनाया हुआ अनाज हो, नॉट फाउंडेड इन नेचर, तो नेचर में आपको नहीं मिलता। ऐसा कौन सा अनाज है जो नेचर से आपको नहीं मिलता और उसे आदमी ने बनाया है? मैन मेड है, आर्टिफिशियल भी बोल सकते हैं। तो उसका राइट ऑप्शन होगा ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल एक तरह से गेहूं जैसा ही होता है, वीट लाइक दिखने में। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि तो मानव भ्रूण का हृदय है जो हार्ट है वो किस सप्ताह में धड़कना शुरू होता है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है बेसिकली। तो पहले सप्ताह में, सेकंड में, थर्ड में, चौथे में, या सिक्स्थ में? आपको राइट ऑप्शन बताना है कि कौन से में हार्ट बीट उसकी चलनी चालू हो जाती है बच्चे की जो पेट में होता है। ये नहीं होगा, फर्स्ट वीक में तो नहीं हो पाता है, थर्ड में भी नहीं, फोर्थ में भी नहीं। तो ये राइट ऑप्शन हो जाता है सिक्स्थ वीक में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि बच्चे का जो दिल धड़कना चालू होता है वो सिक्स्थ वीक में चालू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो इसके अंदर पूछा गया, इफ़ फादर हैज़ ब्लड ग्रुप ए एंड मदर हैज़ ब्लड ग्रुप ओ, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप में बाई फाउंड इन देयर सन। फिर कौन सा, अगर हिंदी में बात करूँ इस क्वेश्चन की, तो यदि इसके अंदर बोला गया यदि पिता का रक्त समूह ए है, ब्लड ग्रुप अगर पिता का ए है और माता का ओ हो, तो पुत्र का रक्त समूह है जो ब्लड ग्रुप है वो क्या हो सकता है? ए अगर पिता की बात करें तो प्लस से मैं डिनोट कर रहा हूँ, और माता का क्या है जिसे नेगेटिव से डिनोट कर रहा हूँ? ओ पॉजिटिव। ओ है, ओ ब्लड ग्रुप है, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे नहीं बताया गया अपना को। तो अगर पिता का ए है, माता का ओ है, तो बच्चा कैसा होगा? ओ ब्लड ग्रुप का बच्चा हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल स्टोर वाटर इन इंटेस्टाइन। आंतों में अपने पानी स्टोर करके रखता है ताकि उसके आगे काम आ सके। ऐसा कौन सा एनिमल है? तो सीधा आंसर ही देखते हैं यार, मोलोक। मोलोक एक डेजर्ट लिजर्ड टाइप होता है, छिपकली टाइप का होता है, कांटे वाटे टाइप के होते हैं कुछ, तो वो डेजर्ट एनिमल है एक तरह से। ये भी मोलोक भी डेजर्ट एनिमल है, तो ये अपनी आंतों में पानी स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ सेफ स्टोरेज इज टू बी इंश्योर्ड द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फूड ग्रेन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग शुड नॉट बी हाइयर देन। तो देखो इस क्वेश्चन को समझो पहले। इसके अंदर बोला गया है कि अनाज को सुरक्षित भंडारण के लिए, मतलब अनाज को स्टोर करने के लिए जो कटाई के समय उसकी नमी है वो कितनी होनी चाहिए? क्योंकि देखो ज़्यादा नमी होगी
और आपने स्टोर कर दिया तो अनाज सड़ जाएगा। ठीक है, तो आपको एक नमी निर्धारित की गई है उसके लिए कि भाई इतनी नमी होगी, और नमी मापने का भी यंत्र होता है। ठीक है, तो जैसे बड़े बड़े स्टोर में अगर स्टोर करना है तो वो पहले नमी नापते हैं कि इस अनाज की कितनी नमी है, उस हिसाब से वो स्टोर करते हैं ताकि सड़ ना जाए और स्पॉइलेज से बचाने के लिए। तो हार्वेस्टिंग के टाइम पे, अनाज की कटाई के टाइम पे देखो कितनी उसकी नमी होनी चाहिए। तो उसकी नमी 14% निर्धारित की गई है कि अगर 14% होगी तो वो अनाज बढ़िया से स्टोर रहेगा, कई दिनों तक स्टोर रख सकते हैं आप स्टोर रूम में। तो ये राइट आंसर इसका 14% है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज कंसिडर्ड टू बी हार्मोन। क्वेश्चन समझो, निम्न में से कौन सा विटामिन हार्मोन के रूप में जाना जाता है? तो वो है विटामिन डी। विटामिन डी की अगर बात करें तो इससे कौन सा रोग होता है? देखो इसकी कमी के कारण होता है रिकेट्स। रिकेट्स रोग हो जाता है इसकी कमी के कारण, विटामिन डी की कमी के कारण, जिसके अंदर जो बच्चों में है वो बच्चों में बोन डिफॉर्मिटीज़ हो जाती है। बोन डिफॉर्मिटीज़ मतलब हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, हिंदी में बोले तो भंगुर हो जाती है। ठीक है, इसकी कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 20 है, हीमोग्लोबिन इज डिजोल्व इन प्लाज्मा ऑफ। इनमें से कौन से प्राणी के अंदर प्राणी के प्लाज्मा में घुला हुआ होता है? हीमोग्लोबिन आपको पता ही है, तो वो इसके अंदर पूछा गया है कि वो किसके प्लाज्मा में। अब जैसे अपन अपना हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा अलग अलग होता है, लेकिन इनमें से एक ऐसा प्राणी है जिसके खून के अंदर ही, मतलब जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर ही प्लाज्मा घुला हुआ होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अर्थवॉर्म। द इनर बैक सरफेस ऑफ आई इज़ कॉल्ड। कि आँख की अगर हम बात करें, देखो ये आँख का फिगर है, रफ फिगर बना रहा हूँ मैं। ये रेटिना वगैरह, कॉर्निया, प्यूपिल वगैरह लेंस होते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आँख का अपन ने फिगर बना लिया। तो इसके अंदर ये पूछा गया है कि जो इनर बैक सरफेस ऑफ आई इज़ कॉल्ड, आँख की अंदरूनी पिछली सतह को क्या बोलते हैं? मतलब अंदरूनी ये पिछली सतह को क्या बोलते हैं? आपको साफ पता है कि इसको रेटिना बोला जाता है। ठीक है, रेटिना, यहाँ पे रेटिना होता है जहाँ पे इमेज बनती है इंसान की, वो कुछ भी देखता है उसकी इमेज यहाँ पे बनती है रेटिना पे। तो इनर बैक सरफेस यही होता है आँख का, अंदरूनी सतह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर डेटिंग आर्कियोलॉजिकल स्पेसिमेन इन वुड्स, बोन्स एंड सेल्स। इसके अंदर पूछा गया है कि लकड़ी या फिर हड्डी ले लो आप, और जो पुरातात्विक जो आर्कियोलॉजिकल स्पेसिमेंस होते हैं, मतलब नमूने होते हैं, जो आप पुरानी मूर्तियाँ वगैरह देख लो, तो उन्हें उनकी जो डेट है, उनकी डेट को पता करने के लिए ये कितनी पुरानी है, ये मूर्तियाँ कितनी पुरानी है, उन चीज़ों को पता करने के लिए आप किस चीज़ का यूज़ करते हैं? साइंटिस्ट जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो किस चीज़ का यूज़ करते हैं? कार्बन 14 का, C14 का यूज़ करते हैं, इससे उसकी डेट का पता लगाते हैं कि ये कितनी पुरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनेगर इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ। सिरका एक जलीय घोल होता है, किसका होता है एक्वस सॉल्यूशन? एसिटिक एसिड। नॉर्मल क्वेश्चन है यार। द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज 5 ईयर, द फ्रैक्शन ऑफ द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस दैट रिमेन्स आफ्टर 20 ईयर्स। मतलब इसमें ये पूछा गया है, यदि कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ 5 वर्ष है तो 20 वर्षों बाद उसमें कितनी मात्रा शेष रहेगी? ठीक है, नॉर्मली ये पूछा गया है आपको। देखो एक बार फिर से सुन लो, यदि किसी रेडियोएक्टिव एलिमेंट की जो हाफ लाइफ है वो 5 वर्ष है तो 20 वर्षों बाद उसमें कितनी मात्रा बच जाएगी? तो रेडियोएक्टिव एलिमेंट की तो एक खासियत होती है, वो उड़ता रहता है, कम होता रहता है अपने आप हवा में रखते ही। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1/16 रह जाएगा, 1/16 वो रह जाएगा, जो भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट, चाहे यूरेनियम 235 हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मोनाजाइट इज एन ओर ऑफ। मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो मोनाजाइट सीधी सी बात बताएं तो थोरियम का अयस्क है। और मैंने आपको ये देखो आयरन वगैरह की, ये टाइटेनियम, इन सब के जो ओर्स है, ओर्स की जो क्लास है वो मैंने ज्योग्राफी वाली क्लास में ली थी। अगर आपने ज्योग्राफी की संपूर्ण क्लास नहीं देखी है तो आप जाके देख ले, आई बटन पे उसका लिंक दे दूँगा, तो जाके आप उसे देख ले। बहुत ही ज़रूरी क्लास है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक ही वीडियो में
सेलेक्टेड पढ़ाया गया है और पूरा कवर्ड हो जाएगा सिलेबस आपका, पूरा सिलेबस मतलब पूरा जियोग्राफी का सिलेबस कवर हो जाएगा उसके अंदर एक क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमंड इन इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ। हीरा किसका अपरूप है, अपर रूप है। तो हीरे की बात करें तो ये किसका अपर रूप है, सीधी सी बात है कार्बन का। और कार्बन का एक और अपर रूप अपन पढ़ते हैं 10th क्लास में, आपको याद हो तो, ग्रेफाइट। एक और मुझे याद आ रहा है बकमिस्टर फ्लोरेंस अपन पढ़ते हैं, जो फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका, याद आ रहा है कि आपको 10th क्लास का कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गैल्वनाइज्ड आयरन शीट्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लेयर ऑफ। तो इसके अंदर पूछा गया है कि जो गैल्वनाइज्ड जो लोहे की चादरें जंग में किसकी परत द्वारा सुरक्षित होती है, मतलब जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर एक लेप चढ़ाया जाता है, जैसे लोहे की चादर हो गई, जैसे टिन शेड हो गया, तो इसे जंग से बचाने के लिए इसके ऊपर एक लेप चढ़ाया जाता है। तो वो कौन से एलिमेंट का, वो कौन से केमिकल का या फिर एलिमेंट का, यहाँ पे तो एलिमेंट्स ही दिए तो अपन एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं, कौन से एलिमेंट का लेप चढ़ाया जाएगा, जिंक का लेप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। प्रेशर ऑफ गैस इज 75 सेंटीमीटर ऑफ एच जी इज नॉट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एयर इज, हवा एक क्या है, एक कंपाउंड है, एक यौगिक बोल सकते हैं जिसे हिंदी में, क्या एक एलिमेंट है हवा, क्या एक मिक्सचर है हवा, या इलेक्ट्रोलाइट है हवा। तो हवा देखिए, अगर आप बात करें तो कंपाउंड की, तो भैया कंपाउंड तो नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट है, बिल्कुल नहीं है। क्या एलिमेंट है, कोई तत्व है क्या हवा, नहीं है बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हवा एक मिक्सचर है, मिश्रण है एक हवा। द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड्स इज, सभी अम्लों में से कौन सा तत्व सामान्य होता है, मतलब सभी अम्लों में अगर हम एसिड्स की बात करें तो कौन सा तत्व सामान्य आपको नॉर्मली मिल ही जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जैसे नॉर्मली आप कोई भी एसिड ले लो, HCl ले लो तो हाइड्रोजन आ गया ना वहाँ पे, H2SO4 ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड ले लो तो यहाँ भी हाइड्रोजन आ गया। तो नॉर्मली हाइड्रोजन आपको देखने को मिल ही जाएगा नॉर्मली एसिड्स की अगर बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल दैट रिमेन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो निम्न में से कौन सा एक अधातु है, मतलब वो मेटल नहीं है, अधातु है, नॉन मेटल है, जो कमरे के तापमान पर लिक्विड हो जाता है, तरल हो जाता है। तो इनमें से कौन सा नॉन मेटल होगा, आपको आंसर देना है। तो अगर बात करें इनमें से, तो इनमें से कोई सा भी जो नॉन मेटल है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा रूम टेम्परेचर, सिवाय एक के जिसका नाम है ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, अब हिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर नॉट फेमिलियर विद, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निम्न में से किस चीज़ से अपरिचित थे, मतलब नॉट फेमिलियर थे। तो उन्हें नॉलेज नहीं थी भैया आयरन की, लोहे की उन्हें नॉलेज नहीं थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मोहनजोदारो कहाँ पे सिचुएटेड है, मोहनजोदारो कहाँ पे स्थित है। तो इसकी बात करें तो वो है सिंध में। नॉर्मल क्वेश्चंस है लेकिन करने हैं। देखो अगर क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, दी हड़प्पन पीपल हैड ट्रेड रिलेशन विद, हड़प्पा वासियों का व्यापारिक संबंध किन से था इनमें से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इट इज सुमेर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डेटिंग मेथड प्लेसेस, अभी अपन ने पढ़ा था कि आर्कोलॉजिकल जो चीज़ें होती है, पुरातात्विक चीज़ें होती है, उनकी जो डेट है वो कार्बन 14 से पता लगाई जाती है कि वो कितना पुराना है। तो इसके अंदर क्वेश्चन आ ही गया आपके सामने। तो इसके अंदर पूछा गया है कि कार्बन डेटिंग मेथड प्लेसेस दैट डेट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि क्या है, इसके अंदर पूछा गया है। तो उसकी तिथि देखी जाएगी सिंधु घाटी सभ्यता की, तो 2500 BC से लेके 1500 BC के बीच में ये बताई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज, सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है। तो जाना जाता है हड़प्पन कल्चर, हड़प्पा संस्कृति के नाम से सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है। नॉर्मल क्वेश्चन था एक। तो क्वेश्चन नंबर 37 इसके अंदर क्या पूछा गया है, विच वॉज दी
पोर्ट विच वॉज द पोर्ट टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था, जहाँ पे पोर्ट्स वगैरह होते थे, वो कौन सा था। तो देखो बंदरगाह नगर की अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो लोथल के अंदर पोर्ट्स हुआ करते थे। लोथल कहाँ पे, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सकेवेशन ऑफ मोहनजोदारो इन 1922 फॉर इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अंडर द सुपरविजन ऑफ। तो मोहनजोदड़ो में जो 1922 में मोहनजोदारो की खुदाई किसके निर्देशन में हुई थी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो हुई थी R.D. बैनर्जी के निर्देशन में। क्वेश्चन नंबर 39 है, द जैन टीचर आर ऑल्सो नोन एज। तो जो जैन है, जैन गुरु को क्या कहा जाता है बेसिकली। तो जो जैन गुरु हुआ करते थे उन्हें कहा जाता था तीर्थांकर्स। जैसे टोटल जैनिज्म की अगर बात करें तो टोटल 24 तीर्थांकर्स हुए उनके, साधु संत समझ लो आप, ठीक है। जैन टीचर्स को तीर्थांकर्स बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द आर्यन सेटल्ड इन। आर्य किस क्षेत्र में आके बस गए थे, ठीक है, किस क्षेत्र में आके आर्य बस गए थे, ये इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछा गया है। तो भैया सीधी सी बात है, आर्यंस कहाँ आके बसे थे, ये पंजाब में आके बसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेदा। देखो ऋग्वेद वेद है, अथर्ववेद भी है, सामवेद भी है, उपनिषद वेद नहीं है, सबको पता है ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और एक ये है यजुर्वेदा। पुराना वेद तो देखो जैसे ऋग्वेद ही है, ओल्डेस्ट वेद, ये बात ध्यान में ज़रूर रखेंगे। फिर नेक्स्ट बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलमोस्ट द सेम साइज ऑफ मास ऑफ अर्थ। अगर अर्थ का मास देखें और उस प्लेनेट का मास देखें जो इनमें ऑप्शंस में दिया हुआ है, तो लगभग सेम ही मास होगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा मार्स। मार्स है वो सेम अर्थ के जितना ही इसका लगभग मास है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई विच मोशन ऑफ द अर्थ द सीजन आर चेंज्ड। पृथ्वी की किस गति से ऋतुओं में परिवर्तन होता है, कौन सा मोशन है जो अर्थ करती है जिसकी वजह से सीजन चेंज हो जाता है। तो देखो रोटेशन, रेवोल्यूशन, एवोल्यूशन, इक्विनोस। एवोल्यूशन तो कुछ ऐसा कुछ रिलेटेड होता ही नहीं है, इक्विनोक्स भी इसका आंसर नहीं है, ठीक है। अब रेवोल्यूशन और रोटेशन में आप देखिए, तो रेवोल्यूशन मतलब परिक्रमण, तो परिक्रमण की वजह से ही सीजन चेंज होता है, ना कि घूर्णन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डज द मून अपीयर बिटवीन द सन एंड अर्थ। मतलब इसमें पूछा गया है कि चंद्रमा कब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है। तो देखो ये सूर्य हो गया आपका सन, ये हो गई अर्थ, और बीच में मून आ गया। तो देखो ये मून अगर बीच में आ जाए तो एक घटना घटती है जिसे हम बोलते हैं सोलर एक्लिप्स, यानी सूर्य ग्रहण बोलते हैं जिसे। तो सूर्य ग्रहण कब होता है, जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाए, ठीक है। और चंद्र ग्रहण कब होगा, जब सन एंड मून, सॉरी मून नहीं, अर्थ और मून। तो सन और मून के बीच में जब अर्थ आ जाए तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखेंगे इसे। सन और अर्थ के बीच में मून आ जाए, SME हो जाए तो सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, और SEM हो जाए तो चंद्र ग्रहण, लूनार एक्लिप्स, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर नियरेस्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड। पृथ्वी के सबसे निकट वाला वायुमंडलीय स्तर कौन सा है। इसमें से अगर ऑप्शंस में से अगर आप देखेंगे तो आपको आंसर देना है कौन सा सबसे निकट वायुमंडलीय स्तर है। तो वो है ट्रोपोस्फियर, यानी कि शोभमंडल। देखो आपको याद करने की एक ट्रिक बताता हूँ, जैसे ये अर्थ हो गई, तो फर्स्ट लेयर है TSMT, इसे याद रखेंगे TSMT। ये ट्रोपो हो गया, स्ट्रेटो हो गया, ये मेजो हो गया, और ये थर्मो हो गया, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे आप। सबसे नियरेस्ट कौन सा हो गया, ट्रोपो, यानी कि शोभमंडल।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द डे ऑन द पोल इज, ध्रुव पर एक दिन की अधिकतम कितनी लंबाई होती है। ध्रुव कौन से होते हैं, जैसे ये अर्थ है तो ये नॉर्थन पोल हो गया, ये सदर्न पोल हो गया, तो ये पोल्स है, ये ध्रुव है, ठीक है, ये इन्हें ध्रुव बोलते हैं। तो मैक्सिमम जो दिन है, दिन कितना लंबा होता है ध्रुव पे अगर बात करें तो कितने घंटे का होता है या कितने महीने का होता है। एक दिन वहाँ पे होता है 6 महीने का, देख रहे हो आप, दिन की लंबाई 6 महीने दिन और 6 महीने रात, रात रहती है यहाँ पे ध्रुवों पे, मतलब पोल्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, इसमें से आपको बताना है। देखो, चेंज ऑफ सीजन, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, मतलब जो पृथ्वी ऋतुओं का परिवर्तन है, अभी आपने पढ़ा ही था कि ऋतुओं का परिवर्तन रेवोल्यूशन की वजह से था, तो ये बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। चेंज ऑफ डे एंड नाइट, जो दिन रात होते हैं वो घूर्णन की वजह से, मतलब रोटेशन की वजह से होते हैं दिन और रात, पृथ्वी के रोटेशन की वजह से, तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्गेस्ट डे इन नदर्न हेमिस्फेयर, नदर्न हेमिस्फेयर की बात करें तो ये नदर्न हेमिस्फेयर हो गया, ये सदर्न हेमिस्फेयर, तो यहाँ पे अपने यहाँ पे जो सबसे लंबा दिन होता है तो 21 जून होता है, तो बिल्कुल सही बात है, 21 जून सबसे लंबा दिन होता है। शॉर्टेस्ट डे इन नदर्न हेमिस्फेयर 23 सितंबर, तो ये बिल्कुल गलत बात है, शॉर्टेस्ट डे 23 सितंबर नहीं होता, वो होता है 21 दिसंबर या 22 दिसंबर, ऑप्शन में नहीं है, तो 21 दिसंबर हो जाएगा या 22 दिसंबर हो जाएगा। तो देखो, आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ कि जो लॉन्गेस्ट डे होता है नदर्न हेमिस्फेयर में, वो शॉर्टेस्ट डे होता है सदर्न हेमिस्फेयर में, तो ऐसे याद रखेंगे आप, ठीक है। तो ये अपना 21 दिसंबर छोटा दिन हो गया नदर्न हेमिस्फेयर में, तो ये बड़ा दिन कहाँ पे हो जाएगा, सदर्न हेमिस्फेयर में, ये आप ध्यान में रखेंगे फैक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, इसके अंदर ये बोला गया है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। पृथ्वी की परिक्रमा पूरा करने में, पृथ्वी को परिक्रमा पूरी करने में कितना टाइम लगता है, 365 दिन, 58 आवर्स 48 सेकंड, बिल्कुल सही है। रोटेशन ऑफ अर्थ, जो रोटेशन होता है अर्थ का, घूर्णन होता है, वो पूरा कितने टाइम में होता है, 23 घंटे में। अब देखो रेवोल्यूशन, और आपको इसमें अंतर समझा दूँ, परिक्रमा क्या होता है, ये सन है, या रेवोल्यूशन क्या होता है, सन के चारों तरफ अर्थ घूमती है, उसे रेवोल्यूशन बोलते हैं, इधर घूम रही है अर्थ, इसे रेवोल्यूशन बोलते हैं। और जो अर्थ है वो अपने ही एक्सिस पे घूम रही है, ठीक है, ऐसे चारों तरफ खुद घूमती है, तो कैसे घूम रही है अर्थ, ऐसे घूम रही है, समझ रहे हो आप, तो अपनी एक्सिस पे घूमती है, उसे क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं, इसे रोटेशन बोलते हैं। तो अपनी एक्सिस पे कितनी देर में घूम जाती है, वो घूम जाती है 23 घंटे 56 मिनट्स और 49 सेकंड में, बिल्कुल सही है। होली कॉमेट इज सीन इंटरवल ऑफ 76 ईयर, मतलब हेली पुच्छल तारा कितने वर्षों में दिखाई देता है, पुच्छल तारा कितने वर्षों में दिखाई देता है, 76 सालों में, ये भी बिल्कुल सही है। अर्थ का नियरेस्ट प्लेनेट जुपिटर है, बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल गलत है, साफ साफ दिख रहा है, नियरेस्ट प्लेनेट कौन सा है, वीनस, ठीक है, वीनस है, जिसे शायद बृहस्पति बोलते हैं हिंदी में। देखो, अगर किसी चीज़ में गलती हो जाए तो भैया उसे कमेंट में आप बता देना, फ्लो में कई बार हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, या फिर ट्रांसलेशन की वजह से कुछ गलती हो सकती है, तो उसमें आप बता सकते हैं मुझे, मैं सही कर दूंगा उसे बिल्कुल। और बृहस्पति ये वीनस सबसे पास का ग्रह हो गया अर्थ के, जिसे हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज अबाउट सोलर सिस्टम इज रॉन्ग, मतलब पूछा गया है कि सौरमंडल से संबंधित कौन सा कथन गलत है। देखो, इसके अंदर पूछा है कि बताया गया है कि ऑप्शंस, देखो इसके अंदर देखते हैं ऑप्शंस, कौन सा ऑप्शन गलत है, डिसाइड करते हैं। लार्जेस्ट प्लेनेट जुपिटर, सही है। नियरेस्ट टू सन मरकरी, बिल्कुल सही है। ब्राइटेस्ट प्लेनेट, बिल्कुल सही है, वीनस है, सबसे चमकीला ग्रह। और सूर्य के सबसे निकट कौन सा हो गया, मरकरी। और ब्राइटेस्ट प्लेनेट कौन सा हो गया, वीनस, जो हमें अर्थ से भी दिखाई देता है, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार जिसे बोलते हैं हम, ये अपन ने पढ़ा था। और ब्राइटेस्ट प्लेनेट मून है,
नहीं नहीं भैया, ये देखो ऊपर ही, कोई थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो पता चल जाएगा। ब्राइटेस्ट प्लेनेट वीनस है, तो मून कहाँ से हो गया भैया। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टेम्परेचर एट द कोर ऑफ द अर्थ इज़ अबाउट। तो आपको पता है भैया कि अर्थ है, अर्थ की बहुत सारी लेयर्स है, और नीचे जो कोर है, सबसे जो नीचे है वो कोर है, जिसे कोर बोलते हैं, केंद्र, जिसे सेंटर भी बोल सकते हैं अपन, अर्थ का सेंटर। तो उसका टेम्परेचर पूछा गया है, कितना टेम्परेचर है होता है उसका बेसिकली। तो उसका टेम्परेचर आपको बताऊं तो ये होता है उसका 2000 डिग्री सेल्सियस। वैसे इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी देख लीजिए आप। तो ये हुआ अपना वीडियो 50 क्वेश्चंस का, जो पार्ट 1 है वो हो गया। अगर रिस्पांस बढ़िया रहता है, देखो संपूर्ण क्लास का रिस्पांस इतना अच्छा नहीं था, तो दोबारा संपूर्ण क्लास करने का मन ही नहीं हुआ। लेकिन ये 50 क्वेश्चंस की सीरीज़ है, ये कंटिन्यू रहेगी। और आपको जो इसकी PDF है वो यहाँ नई जॉब के टेलीग्राम पे आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। और इसका जो हिंदी जो भी PDF रहेगी, उसके नीचे आपको हिंदी PDF या फिर टाइप्ड क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको एयरफोर्स ग्रुप सी का अगर आप एग्ज़ाम्स देते हैं, वैसे आपको ये हेल्प करेगा। जो नेवी की वैकेंसी आई है, नई वैकेंसी आई है ग्रुप सी की, उसके अंदर भी आपको ये हेल्प करेगा। थैंक यू गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।